अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम करेंगे MTH 302 के लेसन नंबर 38 को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम प्रोबेबिलिटी को ही पढ़ रहे हैं, इसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं। 35, 36 और 37 के अंदर भी हमने इसी को डिस्कस किया और 38 में भी हम इसी को डिस्कस करेंगे। Cumulative binomial probabilities. Probability of r or more successes in n trial with the probability of success in each trial. ये कॉलम दिया हुआ है। इस कॉलम को देखते हुए मैं थोड़ा जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। इस कॉलम को देखते हुए हमने अपने क्वेश्चंस को, एग्जांपल्स को सॉल्व करना है। खैर, वापस आते हैं। इसकी एग्जांपल से हम एक चीज़ समझेंगे, आपको इस तरह समझनी है। अगर मैं इसी तरह ले चलूँ, ये एक फार्मूला है, इसको जहन में रखिएगा। P इंटू एक्स स्मॉलर देन और इक्वल टू C। ये जो समीशन के आगे लिखा हुआ है ना ब्रैकेट के अंदर, n और x नीचे, इसके दरमियान में C है। बगैर C अगर ना भी लिखें तो फिर भी ये चल जाएगा, लेकिन यहाँ दरमियान में इसके C लिखा हुआ है। आप ये कंसीडर कर लें। आप जब सॉल्व कर रहे हो तो आप C लिख कर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। P1 माइनस P प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है P, जो उसको माइनस करेंगे। फार्मूला को भी हम समझते हैं, एग्जाम्पल से हम देखते हैं हर चीज़ को। एग्जाम्पल में कह रहा है कि 5 स्टूडेंट हैं, उनने सिलेक्ट होना है, उन्होंने टेस्ट दिया है स्कूल में एडमिशन के लिए। तो 2 के चांसेस हैं कि इन्हें एक्सेप्ट कर लिया जाए, और हर एक की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.3% है। हर एक स्टूडेंट का चांस जो है 3% है वो सिलेक्ट होंगे, और 2 की प्रोबेबिलिटी है कि 2 जो हैं वो सिलेक्ट होंगे। चांसेस 2 के हैं, टोटल 5 हैं। क्या होगा कि ये फार्मूला लगेगा B। इसके अंदर एक और चीज़ आपको बता दूं पहले, मोस्ट का वर्ड यूज़ है। एट मोस्ट 2 कि एट मोस्ट 2 होंगे स्टूडेंट सिलेक्ट। उसने ये नहीं कहा कि एग्जैक्ट 2 स्टूडेंट्स ही सिलेक्ट होंगे, उसने कहा एट मोस्ट 2 स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे। मतलब ये कि 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, और हो सकता है कि कोई भी ना हो। एट मोस्ट 2 का मतलब है इक्वल टू और लेस देन 2, 2 या 2 से कम स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे। अच्छा, अगर वो कहता कि स्टूडेंट जो है ना एक्स इज एग्जैक्ट 2 स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं, हम कहते हैं एक्स इज इक्वल टू 2। अभी उसने कहा है एट मोस्ट 2, मतलब कि एक्स इक्वल टू और लेस देन 2। आपको टेबल पे लेके चलते हैं। टोटल नंबर कितने हैं n, वो हैं 5। उसके बाद ये ऊपर क्या है C, प्रोबेबिलिटी क्या है, कितने स्टूडेंट्स हैं जो सिलेक्ट हुए हैं, मतलब सिलेक्टेड स्टूडेंट कितने हैं जो कि हो सकते हैं, वो 2 हो सकते हैं सिलेक्ट। इसी तरह 2 या 2 से कम, तो 2 हमने लगाया, 2 पे लगा लिया निशान। उसके बाद कह रहा है कि एक स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.3। ये सी के सामने सबसे टॉप पे जो लाइन लिखी नज़र आ रही है ना 0.30, इसको नीचे ले आए एज इट इज़। 2 के सामने सर्कल किया हुआ रेड कलर से 0.837 आंसर आता है। मतलब ये कि इनकी प्रोबेबिलिटी जो है स्टूडेंट्स की, क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि 2 स्टूडेंट्स की प्रोबेबिलिटी सिलेक्ट होने की 0.837 है। अगर हम इसको फॉर्मूला के ज़रिए करें तो आंसर आएगा 0.3087। ये जी फार्मूला है आपका। एन बताया मैंने आपको, टोटल नंबर जो थे वो एन थे, और पी जो प्रोबेबिलिटी है वो था, प्रोबेबिलिटी मतलब 2 प्रोबेबिलिटी है पी,
और उसके अलावा जो x है वो चीज़ जो c या x कह लें हमने सिलेक्ट की है, c की जगह इसने यहाँ पे x लिख दिया, मतलब 2 स्टूडेंट सेलेक्ट किए तो हमने 2 लिख दिया। प्रोबेबिलिटी जो है वो n प्रोबेबिलिटी वो क्या है टोटल है, और p जो है 0.3% की जो है p प्रोबेबिलिटी 0.3 है। अगर हम इस चीज़ को फॉर्मूले के ज़रिए सॉल्व करें तो हमें पता चलेगा आंसर जो है इसका आएगा 0.3087 है। ये मुख्तलिफ क्यों है? फार्मूला बताता है कि एग्जैक्टली जो स्टूडेंट हैं उस 2 स्टूडेंट सेलेक्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी ये है x इज इक्वल टू 2, लेकिन जो डायग्राम है जो टेबल है वो हमें बताता है कि लेस देन और इक्वल टू 2। अगर तो यहाँ पे होता एग्जैक्ट 2 तो हमारी वैल्यू टेबल की और फार्मूले की सेम होती, लेकिन अभी एग्जैक्ट 2 जो है फार्मूला हमें एग्जैक्ट 2 बताएगा, फार्मूला हमें कभी भी ये वैल्यू नहीं दे सकता कि इक्वल टू और लेस देन 2, ये वैल्यू हमें फार्मूला नहीं देता, ये वैल्यू हम सिर्फ टेबल से ही ले सकते हैं। बायोम डिस्ट क्या है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। कंसेप्ट बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग और बहुत डिफ़िकल्ट कंसेप्ट है, आप लोगों को इतनी आसानी से समझ नहीं आएगी। लेक्चर लें आप, अपने ओरिजिनल लेक्चर जो है ना वीयू की साइट पे जो पढ़े हुए हैं वो लेंगे ना अगर, तो आपको उसकी तो बिल्कुल समझ नहीं आएगी ना। चलो यहाँ थोड़ा बहुत इंशाल्लाह ताला आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। फिर भी आपने परेशान नहीं होना, ये नहीं कहना कि ये क्या कोई नई चीज़ आ गई या कोई अजीब चीज़ आ गई हमें समझ नहीं आ रही, ऐसी कोई बात नहीं है। जितनी आपको समझ आ रही है ना इनफ है, क्योंकि ये है ही बहुत टफ, बहुत ज़्यादा टफ है, इसकी इतनी इजीली समझ नहीं आएगी। आपको अच्छी खासी रिसर्च करनी पड़ेगी यूट्यूब के ऊपर, इसके एक एक टॉपिक को ना, छोटे छोटे टॉपिक को यूट्यूब के ऊपर गूगल के ऊपर आपको सर्च करना पड़ेगा, फिर जाकर आपको इसकी समझ आएगी। लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आप जस्ट क्वेश्चन देखें सॉल्व कैसे करने हैं, थोड़ा बहुत इसका कंसेप्ट ज़हन में रखें, इंशाल्लाह ताला पेपर्स के अंदर इंशाल्लाह आपको कोई इशू नहीं होगा। बायोम डिस्ट से बनता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यानी 7 या 7 से ज़्यादा सक्सेसफुल केसेस। एग्जाम्पल 3 के अंदर ये बता रहा है ये चीज़। एग्जाम्पल 3 की तरफ हम चलते हैं। बट ये एक्सेल की शीट पे सॉल्व करके दिखा रहे हैं, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। पहले एग्जाम्पल देख लें। एक मिनट, एग्जाम्पल 1 आ गई, एग्जाम्पल 2 एंड एग्जाम्पल, इसके रिलेटेड एग्जाम्पल 3 है ना, तो हम एग्जाम्पल 3 ही करेंगे पहले। A surgery is successful for 75% patients. What is the probability of its success in at least 7 cases out of randomly selected 9 patients? कह रहा है कि सर्जरी सक्सेसफुल फॉर 75% पेशेंट्स, 75% की जो सर्जरी है ना वो सक्सेसफुल होगी, ठीक है। तो 9 पेशेंट है टोटल, उनमें से कह रहा है कि 7 पेशेंट जो है ना वो सक्सेसफुल हो सकते हैं, एटलीस्ट 7 भी हो सकते हैं और 7 से ज़्यादा भी। एटलीस्ट 7 का मतलब ये है कम से कम 7 होंगे, 7 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, और हो सकता है 9 के 9 पेशेंट रिकवर हो जाएं। अभी n जो टोटल नंबर इसने बताए हैं, n वो जो c की जगह इसने n का वर्ड यूज़ किया है, वहाँ पे NCR हमने पढ़ा था NCR, या तो उसकी जगह इसने n यहाँ पे 9 है। p जो सक्सेसेस हैं टोटल जो हैं वो हैं 0.75, सक्सेसेस को p से ज़ाहिर किया है। एटलीस्ट 7 केसेस 0.75 बन गया। अभी लेट अस इन्वर्ट द प्रॉब्लम, हमने प्रॉब्लम को इन्वर्ट करना है। क्यों? यहाँ पे वो शो कर रहा है कि x इज इक्वल टू ग्रेटर देन 7 और इक्वल टू 7। हमारा जो टेबल है वो इस चीज़ को सॉल्व नहीं करता। हमारा जो टेबल है हमारे पास, ये वाला टेबल जो है ये सॉल्व करता है लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू एक्स की आगे जो वैल्यू है उसको वो सॉल्व करता है, ग्रेटर देन वाली वैल्यू को टेबल सॉल्व नहीं करता। तो इस तरह की चीज़ जिसके अंदर ग्रेटर देन का इस्तेमाल हो रहा हो, बता रहा हो, तो हम उसको लेस देन के अंदर कन्वर्ट करके फिर जो है हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी हमें क्या करना है कि हम दूसरी तरफ देखते हैं। 9 में से 7 निकाल दें तो 2 बचते हैं, 2 जो हैं अनसक्सेसफुल चांसेस है, मतलब 2 या 2 से कम हो सकता है, 2 का ऑपरेशन ठीक ना हो, 2 1 का ना हो, या फिर 0
किसी का भी ठीक ना हो, मतलब कि सबका ठीक हो जाए, और 0 चांस है, ऐसा एक अनसक्सेसफुल का चांस 0। हम इसको लिखेंगे x लेसर और इक्वल टू 2। ठीक हो गया, लेस वाली कंडीशन आ गई। अब हम लेस वाली कंडीशन डाल के इसके अंदर 1 माइनस पी फॉर्मूला यहाँ पे पुट करेंगे इंटू एक्स लेस इज स्मॉलर देन 7, n इज इक्वल टू 9, p इज इक्वल टू 0.75, x लेस देन और स्मॉलर देन 6 कर लेंगे, इक्वल और 6। ठीक है, क्योंकि x लेस देन 7 का मतलब भी 7 से शुरू होता है ना, 6 से शुरू होता है। लेस देन 7 का मतलब है 6 से स्टार्ट होगा। अब इक्वल टू 6 और लेस देन 6 कर लें तो फिर वो भी 6 से स्टार्ट होगा। तो हम यहाँ पे x लेस देन और इक्वल टू 6 एंड 9 है और 0.75 है। 1 माइनस यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करके हम सॉल्व कर लेंगे। 60% हमारे पास 0.6005 आंसर आएगा। 60% में चेंज करेंगे तो टेबल के अंदर देख लें, n हमारे पास 9 था, उसके बाद वैल्यू थी 0.75। ऊपर देखिए सर्कल किया हुआ 2 वैल्यूज़ को, तो क्योंकि इन दोनों के सेंटर में है तो यहाँ पे सेंटर में कौन सी वैल्यू बनती है, इन 2 वैल्यूज़ को जो हम जमा करके 2 पे डिवाइड कर देंगे 0.3995 आ जाएगा। टेबल हमें दे रहा है वैल्यू 0.3995 और हम फार्मूले के जरिए पुट कर वैल्यू निकालते हैं तो वैल्यू निकलती है 0.6005। ये इसका सॉल्यूशन है। आगे है नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? अ नेगेटिव बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट इज अ स्टैटिकल एक्सपेरिमेंट दैट हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। इसके अंदर मेन चीज़ आपको बता दूं, ये पॉजिटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के जस्ट ऑपोजिट है। पहले ये था कि 10 बार अगर हम सिक्का उछालते हैं तो 5 बार हेड आने के कितने चांसेस हैं। अब ये है कि 5 बार हेड एंड टेल कितनी बार सिक्का उछालने से आता है। वी नो अबाउट नंबर ऑफ सक्सेस, पहले इस तरह था। अभी हम क्या करते हैं, वी डोंट नो, इसके अंदर वी डोंट नो अबाउट द नंबर ऑफ ट्रायल्स। हम पहले कहते थे कि सिक्के को 5 दफ़ा हम चाहते हैं कि 5 कितनी दफ़ा, 10 दफ़ा सिक्के को उछालें तो कितनी दफ़ा हेड आएगा। अब हमने क्या करना है कि हम कहते हैं कि 5 दफ़ा हेड आना चाहिए। हम कितनी देर तक सिक्के को उछालते रहें कि 5 दफ़ा हेड आए। दोबारा, वी नो अबाउट नंबर ऑफ सक्सेसेस बट वी डोंट नो अबाउट नंबर ऑफ ट्रायल्स। यहाँ पे एक फार्मूला दिखाएगा आपको, ये फार्मूला देखें, नेगेटिव बाइनोमियल फार्मूला। इसके अंदर कह रहा है b इंटू एक्स आर और p। b बाइनोमियल हो गया, x हो गया नंबर ऑफ ट्रायल्स जो कि हमें पता है कितनी दफ़ा हमने ट्राई करना है। सॉरी, ट्रायल्स का तो हमें नहीं पता, ये फाइंड करनी है। r इज सक्सेस है, नंबर ऑफ सक्सेस का हमें पता है, p प्रोबेबिलिटी है। इसी फार्मूले को ओपन करके ये किस तरह लिख रहा है कि c जो है x-1, x और r है ना लिखा हुआ, तो हमने सिंपल -1 का एडिशन करना है इसमें, x-1 और r-1 मल्टीप्लाइड बाय पी आर इंटू 1 माइनस पी एक्स माइनस आर। ये फार्मूला यहाँ पे लिखा है इसने। फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे हम, वैल्यूज़ पुट जो भी हमारे क्वेश्चन होगा एग्जाम्पल की, यहाँ पे सिंपली वैल्यूज़ पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। बॉब इज़ अ हाई स्कूल बास्केटबॉल प्लेयर, ही इज़ 70% फ्री थ्रो शूटर। मतलब कि जब वो एक शूटर है ना, थ्रो करता है ना, तो 70% चांस होता है कि वो जीत जाएगा, वो दूर जाएगा। दैट मीन्स इज प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग अ फ्री थ्रो इज 0.70। प्रोबेबिलिटी 70 से को 100 से डिवाइड कर दिया। ड्यूरिंग द सीजन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉब मेक्स दिस फर्स्ट फ्री थ्रो ऑन हिज 5th शॉट। 5वीं शॉट पर हिज फर्स्ट फ्री थ्रो, पहली थ्रो वो क्या करता है कि जो पहली शॉट मारता है उस पर थ्रो नहीं जाती, दूसरी पे नहीं जाती, तीसरी, चौथी, 5वीं पर वो फ्री थ्रो फेंकता है, 5वीं पर वो थ्रो मिस कर देता है। प्रोबेबिलिटी क्या है इसकी? अभी हमें ट्रायल्स का पता है, हमें नंबर ऑफ ट्रायल्स का हमें नहीं पता, सक्सेसेस का हमें पता है। अब हमने देखना है कि नंबर ऑफ ट्रायल्स कितनी है, कितनी दफ़ा वो फेंकेगा तो वो सक्सेस उसको होगी। फार्मूला लगा दिया, एक्स हमने हमारे पास था जी नंबर ऑफ ट्रायल्स, 5 दफ़ा वो ट्रायल करेगा। आर जो है 1 दफ़ा उसकी सक्सेस होगी, सक्सेस 1 दफ़ा होगी, प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.7 है, हमने पढ़ा था। सी इंटू
R-1 करेंगे तो 4C0 आ जाएगा, 0.7 वैल्यू 1 आएगी और 0.3 की पावर 4 आएगी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सारे को सॉल्व करेंगे तो 0.00567 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, इस यहाँ से हम पढ़ेंगे, ये आखिरी हमारा क्राइड बिनोम, क्राइटेरियन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। क्राइड बिनोम हमारा वो फॉर्मूला है जो कि हम इक्वल क्राइड बिनोम करके लगाएंगे एक्सेल के ऊपर ना, इक्वल का साइन डालेंगे, फिर क्राइड बिनोम लिखेंगे, उसके बाद फिर वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे तो हमारा क्राइड बिनोम की वैल्यू आ जाएगी। इसके अंदर ये क्या चीज़ है कि फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ कि अगर 10 सैंपल्स के टेस्ट किए जाएं और इनमें से 7 पास हो जाएं तो 10 के 10 सैंपल्स को पास कंसीडर किया जाता है। मतलब अगर क्वालिटी चेक की जा रही है ना किसी चीज़ की, एक फैक्ट्री के अंदर 50 पैकेट बन रहे हैं किसी चीज़ के ना, किसी चीज़ खाने वाली चीज़ के 50 पैकेट बनते हैं, टॉफ़ीज़ के 50 पैकेट बनते हैं, तो अगर 40 पैकेट्स को चेक कर लिया जाता है ना और वो ठीक हो जाते हैं, 40 के 40 पैकेट ओके हैं, अगर उनमें कोई मसला नहीं है, तो वो बाकी 10 जो है उनको छोड़ देता है, कहते हैं जी ये 50 के 50 ही पैकेट ठीक हैं, बाकी 10 पैकेट्स को भी ठीक कंसिडर कर लिया जाता है। इसकी एक एग्जांपल सिंपल सी दिखा रहा है, यहाँ पे देखें, नंबर ऑफ़ ट्रायल्स कह रहा है वो है 6, एक डाटा के नीचे देखें नंबर ऑफ़ ट्रायल 6 हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस के चांसेस कितने 0.5 हैं। और क्राइटेरियन मतलब कि क्राइटेरियन इसका क्या है, क्राइटेरिया जो है वो है 0.75% वो चेक करेगा। 6 ट्रायल्स हैं, 6 ट्रायल्स के अंदर वो प्रोबेबिलिटी 0.5% इसके सक्सेस की और 0.75% जो है वो चेक करेगा इसको, वो बाकी के 2.25 को वो छोड़ देगा, और अगर ये 0.75 अगर % ठीक हो जाती है चीज़ तो वो उसे कंसीडर करेगा, ओके कंसीडर करेगा। इसका आंसर आता है 4। अब आंसर 4 कैसे आता है वो यहाँ पे इन्होंने एक्सेल की फॉर्म के अंदर नहीं दिया हुआ, लेकिन यहाँ पे दिखा दो। इन्होंने सिंपल क्या करना है, नंबर 6 लिखना है, फिर उसके बाद 5 लिखना है, उसके बाद 7.75 लिखना है, जिससे यहाँ पे 10 लिखा है, 5 लिखा है, 0.25 लिखा है। क्या करना है कि इक्वल का साइन देना है, उसके बाद क्राइड बिनोम लिखना है, क्राइड बिनोम लिख के पहली वैल्यू 10 है, यहाँ पे चले 10 को सिलेक्ट कर ले, फिर 5 को, फिर 0.25 को सिलेक्ट करके इंटर प्रेस करना है, तो वो सामने हमारे उसकी वैल्यू 4 यहाँ पे इसका आंसर है, जो हमने सॉल्व किया था उसका आंसर 4 है, तो ये 4 आंसर हमारे सामने आ जाएगा। तो व्यूअर्स ये आपका लेसन 39 था, तो सॉरी 38 था। लेसन तो आपका सिंपल नहीं था, बड़ा पेचीदा सा कन्फ्यूजिंग सा लेसन था, लेकिन फिर भी जितनी आपको समझ आई है ना इनफ है, परेशान नहीं होना, क्योंकि आप अगर समझ रहे हैं ना कि आपको समझ क्यों नहीं आई, इसके अंदर आपकी गलती नहीं है, ये चीज़ ही बहुत डिफ़िकल्ट है, इसको समझना इतना आसान नहीं था। थोड़ा बहुत जो कंसेप्ट क्लियर हो सकता है उससे कंसेप्ट क्लियर करें, एक दफ़ा हैंड आउट्स को रीड आउट करें, इस लेसन को थोड़े बहुत MCQs के वाले से कुछ माइंड के अंदर कुछ पॉइंट्स रखने हैं, उनको माइंड के अंदर रखें, ताकि MCQs का कोई भी किस्म का MCQs आए उसके अंदर तो मसला ना बने ना। तो जल्द ही इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेसन 39 के साथ हाजिर होंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।